इस दुनिया में रोज लाखों मर्डर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कातिल कौन है? हाँ, आपने पिछले कुछ सालों में अपने हाथों से अपनी ही खुशियों का, अपने ही चैन का और अपने ही आने वाले शानदार भविष्य का गला घोंटा है। यानी आपने अपना खुद का मर्डर किया है। जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया, जो बिजनेस आपका डूबा, जो नौकरी आपकी छूटी, वो तो सिर्फ एक बार हुई थी। लेकिन आपने पिछले सालों में रोज सुबह उठकर ओवरथिंकिंग की छुरी से अपनी ही आत्मा को 1000 बार काटा है। आप हर रात को उसी पुरानी याद का जहर पीते हो और फिर किस्मत को दोष देते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई बाबा जी का ज्ञान देने नहीं आया हूँ। आज मैं सीधे आपके दिमाग पर द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के 6 ऐसे हथौड़े मारने वाला हूँ जो आपकी इस अदृश्य जेल की दीवारों को चकनाचूर कर देंगे। अगर आज भी खुद का कत्ल करते रहना है तो अभी इस वीडियो को बंद करो और जाकर रोते रहो। लेकिन अगर अपनी खुशियों को वापस जिंदा करना है तो अगले 20 मिनट इस वीडियो से हिलने की गलती मत करना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सपने सच होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या सच में दर्द घटना देती है? एक बौद्ध भिक्षु और बहती नदी की कहानी। 2 बौद्ध भिक्षु एक सफर पर थे। चलते चलते वे एक गहरी और तेज बहती नदी के पास पहुंचे। वहां एक युवा महिला खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन लहरों से डर रही थी। उन भिक्षुओं के नियमों में सख्त लिखा था कि वे किसी भी महिला को छुएंगे नहीं, लेकिन बड़े भिक्षु ने बिना कुछ सोचे उस महिला को अपनी पीठ पर उठाया, नदी पार कराई, उसे सुरक्षित किनारे पर छोड़ा और आगे बढ़ गए। दोनों भिक्षु घंटों तक चुपचाप चलते रहे। छोटे भिक्षु के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और वह गुस्से में बोला, भैया, हमारे नियमों में साफ मना है कि हम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, फिर आपने उन्हें पीठ पर क्यों उठाया? बड़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, मेरे भाई, मैं तो उस महिला को उसी नदी के किनारे पर छोड़ आया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने दिमाग में उठाए घूम रहे हो। इस कहानी का गहरा सबक, नदी पार करना एक घटना थी जो कुछ मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन छोटा भिक्षु उस घटना को अपने विचारों में पकड़कर बैठा रहा, जिससे उसे मानसिक तनाव और गुस्सा मिल रहा था। यही हम सब अपनी असल जिंदगी में भी करते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, बिजनेस में लॉस, किसी अपने का धोखा या कोई पुरानी गलती, तो हमें जो तकलीफ होती है हम उसका पूरा दोष उस घटना पर मढ़ देते हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे गहरा सच यहीं से शुरू होता है। आपकी समस्या घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं को पकड़ कर रखने की आदत है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए। आपकी समस्या घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं को पकड़ कर रखने की आदत है। घटना तो सिर्फ एक बार होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे रोज 1000 बार रीप्ले करके उस दर्द को जिंदा रखता है और अंदर ही अंदर आपको तोड़ता रहता है। हम सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि पास्ट बदल जाए। यही असली दर्द की जड़ है। निष्कर्ष, अगली बार जब कोई पुरानी बात आपको परेशान करे तो खुद से आंखें मूंद कर पूछना, क्या दर्द सच में वो घटना दे रही है, या मैंने आज भी उसे छोटे भिक्षु की तरह अपने दिमाग की पीठ पर उठा रखा है? पॉइंट नंबर 2, अतीत की जंजीरें भविष्य को कैसे मार देती हैं। हम सब आज में सांस ले रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं बीते हुए कल में। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यह दूसरा अध्याय एक बहुत ही डरावने सच से पर्दा उठाता है। आपका बीता हुआ कल एक मरा हुआ भूत है, लेकिन अगर आप उसे आज भी अपनी छाती से चिपकाए रखेंगे तो वह आपके आने वाले कल को जिंदा दफन कर देगा। हम अक्सर कहते हैं कि मैं अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा, लेकिन सच ये है कि पास्ट आपको नहीं पकड़ कर बैठा है, आपने पास्ट को पकड़ रखा है। चलिए इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जो इस इंसानी फितरत को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। बंदर को पकड़ने का अजीब मटका जाल। अफ्रीका के कुछ जंगलों में आदिवासियों के पास बंदर पकड़ने का एक बहुत ही अनोखा और दिमागी तरीका होता है। वे एक भारी मिट्टी का घड़ा लेते हैं जिसका मुंह बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि उसमें सिर्फ एक खाली हाथ ही अंदर जा सके। वे उस मटके के अंदर बंदरों के पसंदीदा मूंगफली के दाने या मीठे फल डाल देते हैं और मटके को एक मजबूत पेड़ से बांध देते हैं। रात में एक बंदर आता है, खुशबू सूंघकर मटके के अंदर अपना हाथ डालता है और मुट्ठी भरकर मूंगफली के दाने पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वह मुट्ठी बंद करके हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, मटके का संकरा मुंह उसकी बंद मुट्ठी को रोक लेता है। अब बंदर के सामने 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो वह मूंगफली के दानों का लालच छोड़े, मुट्ठी खोले और हाथ बाहर निकालकर आजाद हो जाए। 2, या फिर वह दानों को पकड़े रखे और वहीं फंसा रहे। जानते हैं बंदर क्या करता है? वह चीखता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। सुबह शिकारी आता है और उस बंदर को आसानी से पकड़ लेता है। हमारे जीवन से इसका कनेक्शन, वह बंदर किसी लोहे की जंजीर से नहीं बंधा था, वह सिर्फ अपनी न छोड़ने की जिद से बंधा था। हमारी जिंदगी में वो मूंगफली के दाने हमारे पास्ट के रिग्रेट्स, पुराना रिलेशनशिप, कोई पुराना फेलियर या धोखा है। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते और नतीजा, शिकारी यानी डिप्रेशन और ठहराव आकर हमारे भविष्य को गुलाम बना लेता है।
निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहता है कि अतीत की जंजीरें लोहे की नहीं, केवल आपके विचारों की बनी है। मुट्ठी खोलिए, उन दानों को गिरने दीजिए। जो बीत गया वह सिर्फ एक अनुभव था, वह आपकी पहचान नहीं है। जंजीरें तोड़ने का सबसे पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ था, लेकिन वह मेरा कल था। मेरा आज और मेरा आने वाला कल इस बात से तय नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, बल्कि इस बात से तय होगा कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें चीख चीख कर याद दिलाती है, जो बीत गया वह एक मरा हुआ पल है, और एक मरे हुए पल के लिए अपने जिंदा भविष्य की बलि दे देना सबसे बड़ी नासमझी है। अपनी मुट्ठी खोलिए, मटके से हाथ बाहर निकालिए। भविष्य बहुत बड़ा है और वह आपका इंतजार कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसने हमारा दिल दुखाया होता है, धोखा दिया होता है, या हमारे भरोसे का कत्ल किया होता है। जब भी कोई हमसे कहता है यार उसे माफ कर दो, तो हमारा अंदर का इंसान चीख पड़ता है, क्यों करूं माफ? उसने मेरे साथ जो किया, क्या वो माफ करने के लायक है? माफ कर दिया तो वो जीत जाएगा। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यह तीसरा अध्याय हमारे इस पूरे नजरिए को 180 डिग्री बदल देता है। यह किताब एक बहुत ही कड़वा लेकिन आजाद कर देने वाला सच सिखाती है, और वह सच है कि माफी कभी भी उस इंसान के लिए नहीं होती जिसने आपको चोट पहुंचाई है। माफी हमेशा आपके अपने लिए होती है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस इंसान का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद को एक ऐसी सजा दे रहे होते हैं जो उसने कभी आपके लिए लिखी ही नहीं थी। आइए इसे एक बेहद पावरफुल और दिल को छू लेने वाले उदाहरण से समझते हैं। महान बुद्ध ने एक बार कहा था कि किसी दूसरे पर गुस्सा करना या नफरत पालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़कर इस इंतजार में रहना कि आप इसे दूसरे पर फेंकेंगे और वो जल जाएगा। जरा सोचिए, आप हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर खड़े हैं। आप उस इंसान से इतनी नफरत करते हैं कि आप उसे जलाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उस कोयले को फेंकेंगे नहीं, और शायद वो इंसान तो आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, उसे पता भी नहीं कि आपके हाथ में क्या है, तब तक किसका हाथ जल रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका। नफरत, कड़वाहट और माफ न करने की जिद वो जलता हुआ कोयला है जो हर सेकंड आपकी मानसिक शांति, आपकी नींद और आपकी खुशियों की त्वचा को झुलसा रहा होता है। जरा सोचिए कि आपके पास एक आलीशान 3 BHK फ्लैट है। आपने उसके सबसे अच्छे और हवादार कमरे में एक ऐसे किराएदार को मुफ्त में रहने दे रखा है जो रोज आपके घर में कचरा फैलाता है, आपको गालियां देता है और आपको मानसिक तनाव देता है। क्या आप ऐसे किराएदार को एक दिन भी अपने घर में टिकने देंगे? नहीं ना। लेकिन हम अपने दिमाग के साथ यही करते हैं। जिस इंसान ने 2 साल पहले आपके साथ कुछ बुरा किया, वह इंसान आज अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है, लेकिन आपने उसकी याद को, उसके दिए धोखे को अपने दिमाग के VIP रूम में मुफ्त का कब्जा दे रखा है। आप जब भी सोते जागते उसके बारे में सोचते हैं तो वो आपके दिमाग में कचरा फैलाता है और आपको मानसिक तनाव से भर देता है। माफ करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसने जो किया वह सही था। माफ करने का मतलब सिर्फ इतना है, तुमने मेरे अतीत का एक हिस्सा खराब किया, मैं तुम्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर कब्जा करने की इजाजत अब और नहीं दे सकता। गेट आउट। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, 2 कैदियों की मुलाकात। 2 लोग, मान लेते हैं समीर और विकास, एक ही जेल में कई सालों तक एक क्रूर तानाशाह के कैदी रहे, जहां उन पर बहुत अत्याचार हुए। सालों बाद दोनों आजाद हो गए। एक दिन दोनों रास्ते में मिलते हैं। समीर विकास से पूछता है, क्या तुमने उस जेलर को माफ किया जिसने हम पर इतने जुल्म ढाए थे? विकास गुस्से से लाल होकर कहता है, कभी नहीं, मैं मरते दम तक उससे नफरत करूंगा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। समीर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, मेरे दोस्त, इसका मतलब तुम आज भी उसी की जेल में कैदी हो। मैं तो उसे माफ करके उसी दिन आजाद हो गया था। विकास शारीरिक रूप से आजाद था, लेकिन मानसिक रूप से आज भी जेलर की जंजीरों में बंधा था, क्योंकि उसकी नफरत ने उसे बांध रखा था। वहीं समीर ने माफ करके खुद को उस मानसिक जेल से हमेशा के लिए रिहा कर लिया था। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें समझाती है कि माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह उस इंसान पर कोई एहसान नहीं है, यह खुद पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस इंसान से दोबारा दोस्ती करें या उसे गले लगाएं। माफ करने का मतलब है कि अब उसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से छीनकर वापस अपने हाथ में ले लिया है। अपने हाथ को खोलिए, उस जलते हुए कोयले को नीचे गिरा दीजिए, अपने दिमाग का वो कमरा खाली करिए, खुद को उस इंसान के कबाड़ खाने से आजाद कीजिए, क्योंकि आप शांति और खुशियों के हकदार हैं। पॉइंट नंबर 4, पछतावा, वह जेल जो दिखाई नहीं देती। पिछले अध्यायों में हमने उन जंजीरों की बात की जो दूसरों ने हमें दी थी, जैसे किसी का दिया धोखा या कोई बुरी घटना। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यह चौथा अध्याय एक ऐसे दुश्मन के सामने हमें खड़ा करता है जो बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर छुपा है। वह है पछतावा, रिग्रेट। पछतावा एक ऐसी अदृश्य जेल है जिसकी दीवारें, ताले और संतरी सब हम खुद ही बनाते हैं। इस जेल में कोई सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान इसके अंदर घुट घुट कर जीता है। हम खुद के ही जज बन जाते हैं, खुद को ही मुजरिम ठहराते हैं अंदर की अदालत में, और खुद ही को उम्र कैद की सजा दे देते हैं।
जब हम किसी चीज में अपना समय, पैसा या भावनाएं इन्वेस्ट कर देते हैं और वो डूब जाती है, तो हम आगे बढ़ने के बजाय उसी डूबी हुई चीज के पास बैठकर रोते रहते हैं कि अरे मेरे 5 साल बर्बाद हो गए। जरा सोचिए, अगर आपकी जेब से चलते चलते 500 रुपए का एक नोट कहीं गिर जाए और वो वापस न मिल सके, तो क्या आप उस 500 रुपए के पीछे अपने बचे हुए 50,000 रुपए भी वहीं सड़क पर फेंक देंगे? नहीं ना। लेकिन पछतावे में हम यही करते हैं। अतीत में जो समय या अवसर छूट गया वह तो गया ही, लेकिन उसके गम में हम अपना आज का कीमती समय और भविष्य का अवसर भी बर्बाद कर देते हैं। यानी 500 के चक्कर में पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें इस जेल की चाबी देती है, और वो चाबी है रेडिकल एक्सेप्टेंस, मीन्स पूर्ण स्वीकार्यता। जो हो गया उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत बदल नहीं सकती। आप चाहे जितना रो लें, चीख लें, खुद को कोस लें, पास्ट का एक सेकंड भी बदला नहीं जा सकता। पछतावा आपको बीते हुए कल को सुधारने का मौका नहीं देता। ये सिर्फ आपके आने वाले कल को बिगाड़ने की ताकत रखता है। अपनी अंदर की अदालत को बर्खास्त कीजिए। खुद को एक इंसान मानिए जिससे गलतियां होना स्वाभाविक है। अपनी उस गलती को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक ट्यूशन फीस की तरह देखिए, जो आपने जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखने के लिए दी थी। जेल का दरवाजा खुला हुआ है। खुद को माफ कीजिए और बाहर कदम रखिए। पॉइंट नंबर 5, ओवरथिंकिंग, दर्द की फैक्ट्री। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यह 5वां अध्याय एक बहुत ही खतरनाक सच को उजागर करता है। हमारा दिमाग एक ऐसी दर्द की फैक्ट्री बन चुका है जो 24 घंटे बिना थके, बिना रुके चलती रहती है। इस फैक्ट्री का काम क्या है? एक छोटी सी मामूली सी बात को इनपुट की तरह लेना, उस पर चिंताओं की प्रोसेसिंग करना और आउटपुट में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भयानक मानसिक दर्द पैदा करके आपको थमा देना। आइए इस चौंका देने वाली साइकोलॉजी और एक बेहद शानदार उदाहरण से समझते हैं कि यह फैक्ट्री काम कैसे करती है और इसे बंद कैसे करना है। एक साइकोलॉजी प्रोफेसर क्लास में आई। उन्होंने हाथ में पानी से भरा एक कांच का ग्लास उठाया। सभी स्टूडेंट्स को लगा कि वो वही पुराना सवाल पूछेंगी कि यह आधा खाली है या आधा भरा। लेकिन प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस ग्लास का वजन कितना होगा? स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। प्रोफेसर ने कहा, इस ग्लास का वास्तविक वजन मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखती हूँ। अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए पकड़ूं तो ये बहुत हल्का लगेगा। अगर मैं इसे 1 घंटे तक लगातार पकड़ कर रखूं तो मेरे हाथ में तेज दर्द होने लगेगा। और अगर मैं इसे पूरा दिन पकड़ कर खड़ी रहूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा। मुझे पैरालिसिस जैसा महसूस होगा और मैं ग्लास को नीचे गिराने पर मजबूर हो जाऊंगी। ओवरथिंकिंग से इसका सीधा कनेक्शन। जिंदगी की परेशानियां भी पानी के इस ग्लास की तरह ही हैं। उनके बारे में थोड़ी देर सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे 1 मिनट ग्लास पकड़ना। लेकिन जब आप किसी बात को लेकर पूरा दिन, पूरी रात सोचने लगते हैं, ओवरथिंकिंग, तो आपका दिमाग सुन्न होने लगता है। आपकी खुशियां पैरालाइज्ड हो जाती हैं और आप बिना किसी बाहरी चोट के भी भयंकर मानसिक दर्द से तड़पने लगते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, बॉस का एक छोटा सा ईमेल मान लीजिए। 2 कलीग्स हैं, मानसी और तान्या। शाम को 6 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद दोनों के पास बॉस का एक छोटा सा ईमेल आता है, कल सुबह 10 बजे केबिन में मिलना, एक जरूरी बात करनी है। मानसी की दर्द की फैक्ट्री चालू। मानसी घर आते ही ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाती है। वह सोचती है, बॉस ने ऐसा क्यों लिखा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या वो मुझे जॉब से निकालने वाले हैं? अगर नौकरी चली गई तो मेरा लोन कैसे चुकेगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। वह पूरी रात सो नहीं पाती, रोती है और सिर दर्द से बेहाल हो जाती है। उसकी फैक्ट्री ने एक सिंपल ईमेल से बर्बादी का दर्द तैयार कर दिया। 2, तान्या का लेटिंग गो। तान्या ईमेल पढ़ती है और सोचती है, ठीक है, जो भी बात होगी कल सुबह 10 बजे पता चल ही जाएगी। अभी सोचकर मैं कुछ बदल नहीं सकती। वह आराम से डिनर करती है, अपनी पसंदीदा फिल्म देखती है और चैन की नींद सोती है। अगले दिन सुबह 10 बजे क्या हुआ? बॉस ने दोनों को बुलाकर एक नए बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी। मानसी का रात भर का दर्द पूरी तरह से नकली था, जो उसकी अपनी ही फैक्ट्री ने बनाया था। निष्कर्ष, 99% चीजें जिनके बारे में आप ओवरथिंकिंग करते हैं वो असल जिंदगी में कभी होती ही नहीं है। आप परिस्थितियों से नहीं, अपनी ही बनाई हुई सोच से हार रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। हम सब एक बहुत ही अजीब व गरीब बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया के सेंटर, केंद्र में खड़े हैं और पूरी दुनिया की नजरें एक तीखी स्पॉटलाइट की तरह सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही टिकी हुई हैं। अगर मैंने ये कपड़े पहने तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर स्टेज पर बोलते समय मेरी जुबान फिसल गई तो सब हंसेंगे। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यह 6ठा अध्याय एक ऐसा सच हमारे
तुम्हारे मुंह पर मारता है, जो शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपको एक ही पल में हमेशा के लिए आजाद कर देगा। वो सच ये है, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं। असल में किसी के पास आपके लिए इतना टाइम ही नहीं है। आइए इस जबरदस्त और आंखें खोल देने वाले सच को एक मजेदार साइकोलॉजिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट्स ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्टूडेंट को एक ऐसी टी शर्ट पहनने को कहा जिस पर एक बहुत ही अजीब और फनी मजाकिया चेहरा बना हुआ था। उस स्टूडेंट को लगा कि यह टी शर्ट इतनी अजीब है कि जैसे ही वह क्लास में जाएगा हर कोई उसे ही देखेगा और उसका मजाक उड़ाएगा। वह बहुत नर्वस, परेशान था। जब वह क्लास में गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया तो साइकोलॉजिस्ट्स ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्लास के कितने % लोगों ने तुम्हारी टी शर्ट पर ध्यान दिया होगा? स्टूडेंट ने कहा, कम से कम 50% से 60% लोगों ने तो पक्का देखा होगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन जब असली रिसर्चर्स ने क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से चुपके से पूछा कि क्या आपने उस लड़के की टी शर्ट पर कुछ नोटिस किया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 20% लोगों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। बाकी लोग अपनी ही किताबों, अपने ही मोबाइल और अपनी ही चिंताओं में खोए हुए थे। हमारी जिंदगी से इसका कनेक्शन, हम जिस लोग क्या कहेंगे कि डर से अपने सपनों का गला घोंट देते हैं, वो लोग असल में वजूद में ही नहीं है। हर इंसान अपनी खुद की फिल्म का हीरो बना हुआ है और अपनी ही परेशानियों को सुलझाने में इतना बिजी है कि उसके पास आपकी छोटी मोटी गलतियों या कमियों को याद रखने का वक्त ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए अमेरिकन राइटर डॉक्टर डैनियल आमीन का एक बहुत ही कमाल का 18-40-60 का नियम देखते हैं। 1, जब आप 18 साल के होते हैं तो आप इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि हर कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप बाल सेट करने में, कपड़े चुनने में घंटों लगा देते हैं। 2, जब आप 40 साल के होते हैं तो आप थोड़े समझदार हो जाते हैं। आप कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। 3, जब आप 60 साल के होते हैं तब आपको जिंदगी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच पता चलता है कि कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था, सब अपनी ही धुन में मस्त थे। सोचिए, जो सच आपको 60 साल की उम्र में जाकर पता चलना है, अगर वो आप आज ही मान लें तो आप अपनी बची हुई पूरी जिंदगी कितनी बेखौफ और शानदार तरीके से जी सकते हैं। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि दूसरों के ओपिनियन, विचारों की जेल से बाहर निकलने का रास्ता बेहद आसान है। बस इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आप किसी की जिंदगी की मुख्य कहानी नहीं है, आप सिर्फ एक छोटा सा बैकग्राउंड कैरेक्टर हैं। जब आप स्टेज पर जाते हैं और आपसे कोई गलती होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट उसके बारे में बात करेंगे और तीसरे मिनट वो भूल जाएंगे। आप अपनी जिंदगी को उन लोगों के हिसाब से जीना बंद कर दीजिए जो आपके जनाजे पर आकर भी सिर्फ यही चर्चा करेंगे कि बुनियादी तौर पर पूरियां ठंडी थीं या रायता खट्टा था। इस काल्पनिक स्पॉटलाइट को बंद कीजिए, खुद को लोगों की सोच के बोझ से आजाद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और वो करिए जो आप सच में करना चाहते हैं, क्योंकि सच तो यही है, नो वन केयर्स एज मच एज यू थिंक। तो दोस्तों, आज हमने द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के इन 6 सबसे गहरे और क्रांतिकारी चैप्टर्स को समझा। तो जिंदगी में अगर सच में ऊंचे आसमान में उड़ना है ना, तो सबसे पहले उस भारी वजन को नीचे गिराना होगा जो आपको जमीन से बांध कर खड़ा है। याद रखिए, पकड़ कर रखने में बहुत ताकत लगती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन छोड़ देने में यानी लेट गो कर देने में असली सुकून है, असली आजादी है। फैसला आज और अभी आपके हाथ में है। आपको उस पुरानी जंजीर से बंधा हुआ हाथी बनकर जीना है या अपनी अदृश्य जेल का ताला तोड़कर एक आजाद पंछी की तरह उड़ जाना है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे सिर्फ एक शब्द लिखकर बताइए, आज आप क्या लेट गो कर रहे हैं? पास्ट, फियर, रिग्रेट, एंगर, एक्सपेक्टेशंस या कुछ और? इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी अपने अतीत का बोझ उठाए हुए है। और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों और विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।